बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम ऑर्डर 6 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 को समझेंगे, जो कि डील करता है प्लीडिंग्स को। ऑर्डर 6 के रूल 1 में प्लीडिंग के बारे में बताया गया है कि प्लीडिंग क्या होती है। इसमें बताया गया है कि प्लीडिंग में प्लेंट भी शामिल है और रिटन स्टेटमेंट भी शामिल है, यानी कि चाहे दावा हो चाहे जवाब दावा हो, इन दोनों को प्लीडिंग्स ही कहा जाएगा। देखें, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब कोई मौक़िफ़ मुद्दई की जानिब से अदालत में पेश किया जाता है तो उसको प्लेंट कहा जाता है, यानी कि उसको दावा कहा जाता है। जबकि मुद्दई की जानिब से जब उस मौक़िफ़ का जवाब अदालत में पेश किया जाता है तो उसको रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, यानी कि जवाब दावा कहते हैं। अब ये चाहे प्लेंट हो चाहे रिटन स्टेटमेंट हो, चाहे ये मुद्दई की जानिब से दाखिल किया गया हो, चाहे मुद्दई की जानिब से उसका जवाब दाखिल किया गया हो, इन दोनों को प्लीडिंग ही कहा जाएगा। प्लीडिंग्स का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये होता है कि दोनों पार्टीज को, यानी कि प्लेंटिफ को और डिफेंडेंट को पता चल सके कि दूसरी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। जब इन दोनों को एक दूसरे के मौक़िफ़ का पता ही ना चले तो इनकी जो बहस होगी वो तो लामहदूद होगी। ये पता ही नहीं चल सकेगा कि किस बात पे इन्होंने बहस करनी है। इनका जो एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और इसकी कोई हद ही नहीं होगी। इसलिए प्लीडिंग्स का मकसद ये होता है कि दोनों पार्टीज एक स्टेटमेंट के तहत अपने अपने मौक़िफ़ को अदालत में पेश करें और उसी मटेरियल फैक्ट के मुताबिक दोनों पार्टीज अपने क्लेम पर या अपने डिफेंस पर बहस करें। प्लीडिंग में जिन बुनियादी बातों का ख्याल रखना जरूरी है उसका जिक्र ऑर्डर 6 के रूल 2 में बयान किया गया है, जिसको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात यह है कि आप अपनी प्लीडिंग्स के अंदर सिर्फ फैक्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे, आप उसके अंदर किसी लॉ को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप अपनी प्लीडिंग के अंदर अपने मौक़िफ़ को लिखेंगे, किसी कानून की बात नहीं करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आपने अपने सूट के अंदर टेम्परेरी इंजेक्शन लेना है तो आप ऑर्डर 39 रूल 1-2 का उसमें जिक्र नहीं करेंगे कि ऑर्डर 39 के रूल 1 में ये बताया गया है, ऑर्डर 39 के रूल 2 में ये बताया गया है और इन दोनों ऑर्डर 39 के रूल 1 और 2 के तहत मेरा ये हक बनता है कि मुझे टेम्परेरी इंजेक्शन जारी किया जाए और मैं इन शराइत पर पूरा उतरता हूँ। उसके अंदर आपको तहरीर करने की ये ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी प्लीडिंग्स के अंदर फैक्ट्स को डिटेल में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि अगले शख्स की ये नीयत थी, अगले शख्स ने इस तरीके से मुझे धोखा दिया। दूसरी बुनियादी बात यह है कि जो आप मौक़िफ़ पेश करेंगे उसको मटेरियल फैक्ट होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स वफात पा जाता है, उसके वारसान विरासत से मुतालिक केस फाइल करते हैं या फिर तकसीम से मुतालिक कोई केस फाइल करते हैं। अब उसमें वो ये नहीं लिखेंगे कि हमारा मुर्से आला जो कि वफात पा चुका है वो फलां बीमारी से वफात पाया, उसको हमने फलां डॉक्टर को चेक करवाया और हमारी कोशिश के बावजूद वो ठीक ना हो सका और फलां हॉस्पिटल में फलां डॉक्टर ने उसको चेक किया जिसके बाद वो वफात पा गया। आपने ये चीज़ नहीं लिखनी। आपने सिर्फ मटेरियल फैक्ट लिखना है कि मुर्से आला जिसका नाम फलां था वो फलां तारीख को वफात पा गया। इसमें यह बताया गया है कि मटेरियल फैक्ट वो होते हैं जिसमें मुद्दई का कॉज ऑफ एक्शन डिपेंड करता हो या डिफेंडेंट का जो मौक़िफ़ है उसको मटेरियल फैक्ट कहा जाएगा। यानी कि दोनों पार्टीज जिस बात पर इंसार करती हैं वही बात या बातें उनका मटेरियल फैक्ट कहलाएंगी। तीसरी बात जो इसमें बयान की गई है वो ये है कि जो प्लीडिंग्स है उसमें मटेरियल फैक्ट्स को बयान किया गया हो, उसमें उन फैक्ट्स को बयान ना किया गया हो जो कि किसी एविडेंस से
प्रूव हो रहे हों। चौथी जो इसमें बात है वो ये है कि आपकी जो प्लीडिंग है वो ऐसी फॉर्म में होनी चाहिए कि उसमें आपका मौक़िफ़ पेश कर दिया गया हो, उसको बढ़ा चढ़ा के या बहुत ज़्यादा उसको लंबा ना किया गया हो, बल्कि उसको महदूद लिखा गया हो, लेकिन उसमें आपका मौक़िफ़ भी पेश कर दिया गया हो। जैसा कि मैंने आपको मिसाल से बयान किया कि अगर कोई शख्स वफ़ात पा जाता है और उसकी विरासत से मुतालिक या जायदाद की तकसीम से मुतालिक अदालत में केस फाइल किया जाता है, तो उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ तारीख को किस वजह से, किस बीमारी से, किस हॉस्पिटल में कैसे वफ़ात पाया। खाली इतना ही काफ़ी होता है कि फ़लाँ शख्स वफ़ात पा गया, ताकि आपका मौक़िफ़ भी पेश कर दिया जाए और बात को ज़्यादा लंबा भी न किया जाए। यानी कि अननेसेसरी डिटेल्स को उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ वही डिटेल्स जो कि अहम हैं उनको बयान करने की ज़रूरत होती है और कॉन्साइज फॉर्म में। आपको बताता चलूं कि ये जो कंडीशंस बयान की गई हैं ये सिर्फ प्लीडिंग्स के दौरान बयान की गई हैं। यानी कि जब कोई प्लीडिंग्स होगी, यानी कि जो प्लेंट होगा या रिटन स्टेटमेंट होगा, उसमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर रिट पिटीशन वगैरह होगी तो उसमें इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा, उसमें आप एविडेंस भी तहरीर कर सकते हैं। ऑर्डर 6 के रूल 2 में बयान किया गया है कि जो आपकी प्लीडिंग होगी, यानी कि जो आपका प्लेंट होगा या रिटन स्टेटमेंट होगी, उसको आप पैराग्राफ में तहरीर करेंगे और हर पैराग्राफ को आप एक नंबर लगाएंगे। इसके अलावा इसमें बयान किया गया है कि उसमें अगर आपने किसी तारीख का हवाला देना है, किसी रकम का हवाला देना है या किसी नंबर का हवाला देना है, तो आप उसको फिगर की फॉर्म में बयान करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर तारीख है तो तारीख को आप फिगर में लिखेंगे। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।